नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आज आपके बीच राजनीतिक पर्यावरण लेकर उपस्थित हुआ हूं। आर्थिक और व्यावसायिक नीतियों को राजनीतिक जो है दल राजनीतिक घटक बहुत हद तक निर्धारित करते हैं। यह एक तथ्य है और व्यापार के लिए राजनीतिक वातावरण के लिए इसके महत्व पे प्रकाश डालने की आवश्यकता है। समाज में दो सबसे शक्तिशाली संस्थान आज व्यवसाय और सरकार के रूप में देखे जा रहे हैं, जहां वे आमतौर पर एक साथ देश के लिए विदेशी और घरेलू दोनों सार्वजनिक नीति को निर्धारित करने का काम करते हैं। राजनीतिक वातावरण में राजनीतिक दलों की जो नीतियां हैं, संविधान और सरकार की जो कार्यप्रणाली है और कार्य करने की जो प्रकृति है और आर्थिक व्यापार नीतियों और विनियमों को शामिल करने वाले सभी तत्व जो है वो सरकारी वातावरण में सम्मिलित किए जा सकते हैं। सरकार के आर्थिक नियम जो हैं वो सरकार दुनिया की लगभग हर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। यहाँ तक कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या फिर बाजार अर्थव्यवस्था हो, किसी भी रूप में वो वर्णित हो, देशों में जो है वो उनके उत्पाद में एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। निजी आय का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक बजट में उत्पन्न होता है और सार्वजनिक कर जो है वो निजी आय वितरण की स्थिति आदि को बहुत हद तक प्रभावित करती है। निजी उद्यम जो है, निजी जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं, वो सामाजिक राजनीतिक वैचारिक कारणों के अलावा सरकार की आवश्यकता होती हैं, क्योंकि बाजार तंत्र अकेले आर्थिक कार्यों का प्रदर्शन नहीं कर सकता। सार्वजनिक नीति की आवश्यकता है, इसे कुछ मामलों में निर्देशित सही और पूरक बनाने के लिए किया जाता है। सरकारें आमतौर पर अर्थव्यवस्था, विनियमन, पदोन्नति, उद्यमिता और योजना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हम रेगुलेशंस, उसके रूल्स के बारे में, नियम नियामक के बारे में अगर हम बात करें तो व्यवसाय का सरकारी जो नियमन है, व्यवसाय में प्रवेश से लेकर व्यापार के अंतिम जो लास्ट उसके रिजल्ट हैं वहाँ तक एक व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है। व्यापार संचालन के अगर हम परिणामों को ऐसे उपायों द्वारा विनियमित करें, जैसे कि लाभ मार्जिन आदि, जो प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं व्यापार में, अगर उससे हम करें तो अर्थव्यवस्था के सरकारी जो विनियमन है, प्रत्यक्ष नियंत्रण की जो बात है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण की जो बात है, ये सब चीज़ें जो हैं वो राजकोषीय नीति, मौद्रिक प्रोत्साहन और विघटनकारी जो व्यवस्थाएं हैं, दंडकारी जो व्यवस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन और विघटनकारी गतिविधियां जो हैं वो हतोत्साहित होती हैं अगर सही नियम निर्माता और उसको लागू करने वाले हों तो। प्रत्यक्ष प्रशासनिक या भौतिक नियंत्रण उनके प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कुछ प्रमोशनल रोल भी होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस की। सरकार द्वारा जो निभाई जाने वाली प्रचार भूमिका है वो विकसित देशों में बहुत महत्वपूर्ण है। डेवलप्ड कंट्री जो है इसको बहुत फॉलो करती हैं। विकासशील देशों में ये देखा जाता है कि विकास के लिए जो ढांचागत सुविधाएं हैं, स्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ हैं, वो अभी भी बहुत अपर्याप्त हैं और उद्यमी जो बिजनेसमैन है उनकी जो गतिविधियां हैं उसको बहुत ही सपोर्ट नहीं करती हैं। सरकार की जो प्रचार भूमिका खास करके जो सार्वजनिक हितों में, उसमें थोड़ी महत्व है। अगर वो प्रचार टाइम से होता है, उसका सही पहुंच होता है तो लोगों को इसका लाभ मिलता है। बिजली, परिवहन, वित्त, विपणन आदि के लिए
राज्य की सीधे सीधे जिम्मेदारी होती है कि आपने इसके बारे में सूचना नहीं दी या समय से सूचना अवेलेबल नहीं करवाया। अगर हम इंटरप्रेन्योरल रोल की बात करें तो कई अर्थव्यवस्थाओं में राज्य एक उद्यमी की भूमिका की तरह काम करती है। जो स्टेट्स हैं वो इंटरप्रेन्योरियल रोल निभाते हैं। सामाजिक राजनीतिक विचारधारा जो है वो निजी उद्यम की कमी, लाभ हानि क्षेत्र की उपेक्षा और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा, शोषण आदि के कारण जो है वो स्वामित्व वाले उद्यम में अपने आप को आगे रखती है स्टेट्स कि यहाँ पे अगर प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो फिर शोषण होगा लोगों का। प्लानिंग का भी रोल जो है वो निभाते हैं। राजनीतिक पर्यावरण को अगर देखें पर्यावरण के दृष्टिकोण से, आर्थिक पर्यावरण के दृष्टिकोण से राजनीति की भूमिका को, तो एक प्लानिंग का भी रोल निभाते हैं। भारत जैसे अविकसित देश जो कि जिन्हें तेजी से विकसित होना है, समय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। इसलिए संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग समय से अगर हो पाता है तो विकास की गति को तेज किया जा सकता है। जब संसाधन आपके यहाँ अवेलेबल हैं और इसका उपयोग जो है वो समय से नहीं हो पा रहा है, अगर संसाधन नहीं होते तो बात अलग थी। तो समय से उपयोग करना, उसका दोहन करना, जिससे कि अर्थव्यवस्था को तीव्र गति प्रदान किया जा सके, ये इनके पॉलिटिकल जो है पॉलिटिशियन उसके रोल में आता है कि ऐसा निर्णय लें कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन किया जा सके। राजनीतिक वातावरण की अगर हम विशेषताओं के लिए कुछ पॉइंट्स रखें तो एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा का निर्माण करती हैं राजनीतिक वातावरण में। क्षेत्रीय दलों का विकास होता है इसके थ्रू। पावर की एकाग्रता आती है अगर मजबूत राजनीतिक माहौल है तो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, चीज़ें बढ़ती हैं, जगह जगह लोगों को महत्व दिया जाता है। आधुनिकीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है क्योंकि उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता है। हिंदी जो हिंसा है, हिंसा की जो चलन है वो थोड़ी सी कम होती है क्योंकि लोग जगह जगह काम करते हैं। भ्रष्टाचार का भी जो है वो थोड़ा सा कमी आती है भ्रष्टाचार में। बढ़ती अनिश्चितता जो है वो कम होती है। धर्म की राजनीति, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा जब एक पार्टियां राज करती हैं तो लगाम रहता है। व्यापार पर अगर हम राजनीतिक प्रभाव देखें, ये जो हमने चर्चा किया ये राजनीतिक वातावरण देखा कि इस तरह का वातावरण बनता है देश में, लेकिन उसका व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो व्यापार पे अगर हम सकारात्मक प्रभाव देखें किसी भी राजनीतिक वातावरण का, तो विकास के अवसर मिलते हैं लोगों को। आधुनिकीकरण का भी चांस मिलता है, बाजार का विस्तार होता है, उद्योग का फैलाव होता है, सक्रिय पूंजी व्यापार में एक्टिव हो जाती हैं, क्षमता में वृद्धि होने लगती है। और अगर हम इसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो प्राथमिकताओं की जो एक स्वरूप देखने को मिलता है वो विकृत उसमें जो है वो देखने को मिलने लगती है। प्राथमिकताओं की जो है विकृत रूप देखने को मिलने लगता है। मूल्यों का क्षरण होने लगता है, हिंसा के माध्यम से व्यवधान भी उत्पन्न होती हैं, अनिश्चितता जैसा माहौल होता है, कब कौन सा डिसीजन ले ले गवर्नमेंट और किस बिजनेस को डाउन कर दे, किसको ऊपर कर दे। अगर हम पॉलिटिशियन को सरकार और कानूनी दूत के रूप में देखें तो पाते हैं कि अधिकांश देशों में कई कानून व्यवसाय के संचालन को नियंत्रित करते हैं। कानून में पर्यावरण की शुद्धता की रक्षा के लिए उत्पादों को मानक प्रदान किया जाता है कि आप इस मानक के तहत वस्तुओं का निर्माण करिए। पैकेजिंग जो है उसका प्रमोशन, सारी चीज़ें नैतिकता के आधार पे होनी चाहिए और नैतिकता के नियमों का पालन करते हुए होना चाहिए। कई देश में
परिस्थितियां ऐसी संतुलित नहीं होती हैं, जिसके वजह से कि वहाँ की सरकारों को थोड़ा सा अपने यहाँ के उत्पादित वस्तुओं के डिस्ट्रीब्यूशन में या उस पर कंट्रोल करने में असुविधा होती है। कुछ सरकार देश में विपणन के लिए जो मार्केटिंग करने की उत्पाद हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बना दिए हैं, जो कुछ उत्पादों के विपणन पर रोक भी लगाने का काम करती हैं कि हमारे यहाँ होता है, दूसरी जगह हम नहीं भेजेंगे। अधिकांश देशों में प्रचार की जो गतिविधि है, जो प्रमोशन की जो गतिविधि है, वो विभिन्न प्रकार के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। भारत में कई व्यवसायों पर वैधानिक नियंत्रण है अभी भी, यद्यपि नियंत्रण को हम यहाँ पे आप देखें तो 1991 के बाद सब लेबलाइजेशन के अंतर्गत काफ़ी हद तक छूट दे दिया गया है और थोड़े बहुत नियंत्रण के अंतर्गत हैं। सरकार की नीतियों में कुछ बदलाव आए हैं, जैसे कि औद्योगिक नीति में बदलाव आई है, राजकोषीय नीति, टैरिफ नीति, व्यापार पर इसका जो है बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला है हम लोगों को आए दिनों में। कभी कभी कुछ उद्यमों की संभावना को भी बल मिल जाता है कि वो अपने उद्योग को बहुत तीव्र गति से बढ़ा लें, और साथ ही खतरा भी देखने को मिलता है उनको, निगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि हो सकता है दूसरा कंपटीटर आ जाए और उनको आउट ऑफ मार्केट होना पड़े। भारत में औद्योगिक नीति के उदारीकरण से अवसर तो मिले, लेकिन एक रिस्क भरा जो है वो जोन भी दिखाई दिया और बड़ी संख्या में जो है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिले और प्रोडक्ट मिश्रण भी देखने को, उत्पाद मिश्रण भी देखने को मिला। शायद उसी का अवसरों का फायदा उठा करके प्रतियोगियों से मुकाबला करने का इनको मौका मिला। भारत सरकार के अगर हम आर्थिक नियमों को देखें कि इनके इकोनॉमिक जो लॉज हैं वो किस तरह से हैं, तो भारतीय संविधान में भी इसका आर्थिक संरक्षण के लिए व्यवस्था है। उनके जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं, उसमें स्पष्ट है कि राज्य पर आर्थिक जिम्मेदारी जो है वो होती है, किसी भी राज्य पर आर्थिक जिम्मेदारी होती है। और अतीत में सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की संवैधानिक प्रावधानों को और मजबूत बनाने के लिए, नीतिगत उपाय और कानून बनाने के लिए सरकारों ने किया। इन नीतियों में कुछ को अगर हम छोड़ दें तो देखेंगे कि संविधान के अंगों में कुछ को जोड़ा गया, जैसे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 आपने देखा, 1956 के स्थान पे इसने अपना स्थान बनाया। GST जैसा जो है वो कानून ला करके आर्थिक और सामाजिक मूल्यों को एक नई परिकल्पना देने का प्रयास किया गया। आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जब हम बात करें तो अवसर समानता, राज्यों का काम करने का तरीका और बुनियादी चीज़ों के लिए सिद्धांतों को अपनाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करती हैं सरकार के कामों में। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को जो है वो लोकतंत्र और जीवन जीने की बुनियादी आज़ादी और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़र में रखती है। मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का उद्देश्य जो है वह है सरकार और विधायिका को अधिनायकवादी बनने से रोकना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे संविधान की व्यवस्था के तहत। ऐसा करने से अब व्यक्ति को आत्म विकास का जो है वो अवसर प्रदान करता है। ये अधिकार राज्य द्वारा लगाए गए सीमाओं के अधीन है। मौलिक अधिकारों का आर्थिक महत्व भी है। समानता का अधिकार, किसी भी नागरिक के साथ कोई नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसको जो है वो भारतीय संविधान प्रतिबंधित करती है। सार्वजनिक रोजगार में अगर हम देखें तो यह सभी नागरिकों को अवसर समानता सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों को किसी भी पेशे को करने से नहीं रोकता।
व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता इनको मौलिक अधिकार के तहत प्राप्त है, जो कि गारंटी देता है। राज्य को भी किसी पेशे के अभ्यास या व्यापार में सम्मिलित होने के लिए जो है वो रोका नहीं जा सकता। शोषण के खिलाफ जो है वो मौलिक अधिकार मानव में प्रतिबंधित करता है अगर उनके अधिकारों के खिलाफ कोई चीज़ होती है। इन सब अगर अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है जो दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा, तो वो एक अपराध माना जाएगा। कानून के अनुसार वो दंडनीय भी है। संविधान में शामिल अगर मौलिक अधिकारों के द्वारा हम आर्थिक अधिकारों की बात करें तो राज्य के पास जनहित में ऐसे अधिकारों पर जो है वो प्रतिबंध लगाने की शक्ति पर्याप्त संविधान देता है। निर्देश सिद्धांत जो है वो विधायिका को दिशाओं की प्रकृति के अनुसार काम करने का निर्देश देता है। सिद्धांतों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करके लोगों के कल्याण की बात करने की बात करता है। राज्य की जो आय है उसमें असमानताओं में दूर करने और व्यक्तियों के बीच जो स्थिति है ऊपर नीचे की, कम ज़्यादा की, उनको सुविधाओं का अवसर प्रदान करने से उनके अंदर जो विषमता है, जो असमानता है, उनको दूर किया जा सकता है। राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए कि नागरिकों को आजीविका हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सकें। जो भौतिक संसाधन है वो किसी एक के हाथों में उसका स्वामित्व न हो, इस पे नियंत्रण करना जो है वो राज्यों की जिम्मेदारी होती है। नागरिकों के बीच जो है वो श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनके बच्चों की जो सुविधाएं हैं और उसको पर्याप्त मात्रा में मिल सके, जिससे कि वो निश्चिंत होकर काम कर सके। बच्चों की जो भी उस आय के द्वारा प्राप्त हो रही हैं उससे उनका सुव्यवस्थित विकास हो सके।